एक तरफ जहां आदि पुरुष, पानीपत, पृथ्वीराज चौहान जैसी हिस्टोरिकल फिल्में बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर हो गई, वही दूसरी तरफ तानाजी, पद्मावत और बाजीराव मस्तानी जैसी फिल्में जो बॉक्स ऑफिस पे तो हिट हुई थी, लेकिन इनको लेकर इतनी कंट्रोवर्सीज हुई कि मेकर्स का जीना हराम हो गया था। और इससे ये पता चलता है कि हिस्टोरिकल ड्रामा मूवीज बनाना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा है। शेर के मुंह में सर डालने जैसा है। पर ये बात छावा ने टोटली रॉन्ग प्रूव कर दी। छत्रपति संभाजी महाराज और औरंगजेब पे बनी ये फिल्म न सिर्फ 2025 की पहली ब्लॉकबस्टर बन चुकी है, बल्कि इसने 2024 की कई हिट फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ना भी स्टार्ट कर दिया है। सिर्फ 10 दिनों के अंदर इसने 300 करोड़ पार कर लिए हैं, वो भी तब जब सामने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच भी था। और इसीलिए आज हम छावा मूवी के सक्सेस स्टोरी के राज जानेंगे। छावा ने ऐसा क्या किया जो बाकी फिल्मों के मेकर्स नहीं कर पाए, यही हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, इनके पास स्टोरी तो ऑलरेडी मौजूद थी, तो सबसे बड़ा चैलेंज था अच्छी कास्ट कलेक्ट करना। क्योंकि मानो या ना मानो पर मूवी की अच्छी कास्टिंग बुरी स्क्रिप्ट और डायरेक्शन को भी ओवरशैडो कर सकती है। और वही दूसरी तरफ कई बार अगर कास्टिंग गलत हो तो अच्छी स्टोरी और डायरेक्शन भी कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अभी हाल ही में ब्लॉकबस्टर हुई पुष्पा 2, जो सिर्फ अल्लू अर्जुन और पापा की एक्टिंग की वजह से बच पाई। ऑब्वियसली हमें यहाँ पे अल्लू अर्जुन के स्टारडम को क्रेडिट देना ही पड़ेगा। और इसलिए छावा की कास्टिंग का मूवी की सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ है। अगर यकीन नहीं आता तो अपने दिमाग में एज अ शंभू राजे विकी की जगह किसी और एक्टर को रख के इमेजिन करके देखो, या फिर औरंगजेब के लिए अक्षय खन्ना की जगह किसी और को सोचो, इमेजिन करके देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बहुत मुश्किल है, या फिर इमेजिन होगा ही नहीं। मानो ऐसा लगता है कि ये रोल इन्हीं के लिए बने थे। वही भी कवि कलश के रोल में विनीत कुमार ने और शंभू राजे की सौतेली माँ के रोल में दिव्या दत्ता ने जो गजब की आग लगाई है, ये भी सही कास्टिंग का ही कमाल है। और यही चीज पानीपत, पृथ्वीराज चौहान और आदि पुरुष जैसी फिल्मों की सबसे बड़ी गलती थी। अच्छा चलो, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। जब पृथ्वीराज चौहान मरे थे तो उनकी उम्र सिर्फ 26 साल थी, और डायरेक्टर ने क्या किया, एक 26 साल के जवान राजा का रोल एक 50 साल के बूढ़े को दे दिया। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। और सिर्फ इसी बात से इनका अपनी फिल्म को लेकर मकसद क्या था वो पता चल जाता है। वही में आदि पुरुष के वक्त भी किसी आम आदमी को भी जो कि फिल्म के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता है, उसे भी ये पता चल जाता कि प्रभास इस रोल के लिए फिजिकली बिल्कुल भी फिट नहीं है। और अर्जुन कपूर की तो मैं बात भी नहीं करना चाहता, जरूरत ही नहीं है। खैर, इसी चीज को लेकर डायरेक्टर लक्ष्मण काफी सीरियस थे। बिग बजट फिल्म थी, और अगर वो चाहते तो लीड रोल में एज अ प्रोटैगोनिस्ट किसी भी बड़े एक्टर को कास्ट कर सकते थे। वही अक्षय खन्ना को भी रिप्लेस करते हुए सेम वही चीज हो सकती थी। आजकल विलन के लिए संजू और सैफ काफी फेमस है, तो बिना सोचे समझे उन्हें कास्ट कर लेते, जैसे कि बाकी मेकर्स कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने स्टारडम नहीं, क्वालिटी पे ध्यान दिया। हालांकि यहाँ पर सही कास्टिंग होने के बाद भी चीजें बिगड़ सकती है अगर एक चीज सही ना हो। फिल्म चाहे फिक्शन हो या फिर रियल इवेंट्स पे बेस हो, कैरेक्टर्स की जो कहानी के हिसाब से जरूरतें होती है उनका फुलफिल होना बहुत जरूरी होता है। और यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि छावा में हर कैरेक्टर की जरूरतें पूरी की गई है, इसलिए चीजें इतनी ऑथेंटिक हो पाई। विकी कौशल ने रोल के लिए अपनी फुल डेडिकेशन दिखाई, करीब 25 किलो वेट गेन किया। वही पर स्वॉर्ड, स्टिक और स्पेयर फाइटिंग में बहुत ही तगड़ी ट्रेनिंग की और पूरी तरह से कैरेक्टर में घुल मिल गए। मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं बोलना चाहता, लेकिन मूवी में उनके लुक इतने अच्छे थे कि देखते हुए कई बार मैं भूल गया था कि स्क्रीन पर विकी कौशल को देख रहा हूँ। और इसलिए उनकी तगड़ी परफॉर्मेंस ने फिल्म को क्रेडिबिलिटी दी, साथ में ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों को इम्प्रेस किया। जबकि हम जिन हिस्टोरिकल फ्लॉप फिल्मों की बात कर रहे हैं, उन हिस्टोरिकल फिल्मों में कभी कभी मिसकास्टिंग और परफॉर्मेंस की कमी की वजह से कॉम्प्लेक्स हिस्टोरिकल फिगर्स को सही तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जा सका, जैसे कि आदि पुरुष और पानीपत में हुआ। श्री राम को पोर्ट्रे करने के लिए फिजिकल ट्रेनिंग की सख्त जरूरत थी, और सिर्फ एक्टिंग से काम नहीं चलता। हालांकि वो बात अलग है कि ओम राउत ने प्रभास के स्टारडम पे ये दोनों चीजें निचार कर दी। अब इसी से सबक लेकर रणवीर अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं ताकि श्री राम के रोल को सही से निभा पाए। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ विक्की कौशल का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, अक्षय खन्ना का लुक भी स्पेशल इफेक्ट से इस तरह से औरंगजेब की तरह बनाया गया है कि लोग उन्हें पर्दे पे पहचान भी नहीं रहे थे। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला कि ये अक्षय खन्ना है, खास करके टीजर और ट्रेलर में।
करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि राजामौली और प्रशांत नील की फिल्मों में लॉजिक नहीं होता, पर उनका जो कन्विक्शन है वो ऑडियंस को एंगेज रखता है, और वो बिल्कुल सही है। किसी भी मेकर्स के पास अगर कन्विक्शन नहीं है तो वो कभी भी अच्छा फिल्म मेकर नहीं बन सकता। और डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर ने जो इपर छावा मूवी को कन्विक्शन के साथ बनाने में लगाया है, तुम्हें यकीन नहीं होगा। मैंने विक्की कौशल के कई इंटरव्यू देखे हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि संभाजी महाराज सिर्फ एक वॉरियर नहीं है बल्कि कवि भी थे, और उन्हें 10 से भी ज्यादा भाषाएं आती थी। अब विक्की कौशल की बातों से पता चलता है कि डायरेक्टर ने मूवी पे कितनी रिसर्च की है और अपने एक्टर्स को उनके कैरेक्टर्स के बारे में कितनी डीप इंफॉर्मेशन दी है ताकि वो उसमें अच्छे से घुस पाए। जैसे कि मैंने ऊपर बताया, अक्षय खन्ना का स्पेशल इफेक्ट से अचीव किया गया औरंगजेब वाला लुक, विक्की कौशल का अमेजिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, वही पे बहुत सारी बैटल ट्रेनिंग, यही नहीं बल्कि दरबार कैसा था, उनकी तलवार कैसी थी, उसका वजन कितना था, उनके पहनावे कैसे थे, सब कुछ हर छोटी से छोटी डिटेल पे डायरेक्टर ने ध्यान रखा है, जिसकी वजह से मूवी थिएटर्स में जिंदा हो जाती है। और अपने कास्ट को कैरेक्टर्स में घुसाने के लिए डायरेक्टर ने क्या क्या किया है, ये विक्की कौशल के छोटे से इंटरव्यू से तुम्हें पता चल जाएगा। सर ने बहुत ब्यूटीफुली स्क्रीनप्ले में लिखा है, जैसे मुझे गाइड किया, जैसे डायरेक्ट किया, जो मेरे अंदर सबकॉन्शियसली वो डालते गए। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने फिल्म का नरेशन दिया और अगले महीने शूटिंग पे शूटिंग पे जाने से पहले 7-8 महीने रोज बैठना, मिलना, खाना, डिस्कस करना, बातें करना। उसके बाद में शूटिंग पे भी जाके पहले दिन से सर मेरे को राजे बुलाते, वो धीरे धीरे एक थॉट में सबकॉन्शियस अंदर जाता है, वो एक कॉन्फिडेंस आता है। वो सर ने धीरे 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 इतना कॉन्फिडेंस दिया कि जब तक वो कॉस्ट्यूम पहन के, वो जीरे टॉप पहन के वहाँ पे जब खड़े होके आप हो, वहाँ पे वो सर ने माहौल ही ऐसा बांध दिया। और यार मेरे हिसाब से कन्विक्शन का मतलब यही होता है कि आप अपनी फिल्म में जो कुछ भी दिखाने वाले हो वो ऑडियंस को इतना रियल लगे कि ऑडियंस का दिमाग मूवी देखते वक्त उसको झूठ मानने से इनकार कर दे। और अगर तुम मेरी तरह ट्रू सिनेफाइल हो तो ये तुम्हारे साथ भी कई बार हुआ होगा। मेरे साथ तो शक्तिमान से लेकर आयरन मैन तक और अवतार से लेकर जादू तक बहुत बार हुआ है। लेकिन हिस्टोरिकल मूवीज में ये चीजें और चैलेंजिंग होती है क्योंकि आपके पास ऑडियंस को सीन से बांधने के लिए ज्यादा फ्रीडम नहीं होती। इसलिए या तो आप उसे ज्यादा एंटरटेनिंग बनाने के लिए क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे इतिहास की माँ बहन कर देते हो, या फिर अपने फिल्म की। जिससे बचने के लिए 2 तरीके हैं जिनका यूज छावा में अच्छी तरह से हुआ है, लेकिन उनको जानने से पहले उस पॉइंट को जानते हैं जिसके मिसयूज से आदिपुरुष दुनिया की सबसे घटिया फिल्म का खिताब अपने नाम कर पाई। इतना बड़ा किताब है, ये पता है? हाँ, ये वही चीज है जिसका सही यूज मूवी को उभार सकता है और गलत यूज बिगाड़ भी सकता है। इसलिए छावा ने सिर्फ फ्लैशी हाई बजट वीएफएक्स पर डिपेंड नहीं किया, जो कि कभी कभी बैकफायर हो जाते हैं और फिर बहुत ज्यादा आग लग जाती है। इसलिए इसकी जगह उन्होंने वेल कोरियोग्राफ्ड एक्शन सीक्वेंस और प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का यूज किया है। अब वीएफएक्स की जगह इनके यूज ने पीरियड सेटिंग को ऑथेंटिक बनाए रखने में हेल्प की। यह अप्रोच एक इमर्सिव और टेंजिबल हिस्टोरिकल वर्ल्ड क्रिएट करता है जिससे फिल्म की ओवरऑल क्वालिटी एनहांस होती है, जबकि पहले के हिस्टोरिकल फिल्म में पुअर विजुअल इफेक्ट्स और प्रोडक्शन डिजाइन स्टोरी से ध्यान हटाने का काम करते हैं। लगता है सालों पहले जो चीज क्रिस्टोफर नोलन को समझ में आई थी, छावा के वक्त लक्ष्मण उत्तरेकर को भी वही चीज समझ में आ गई। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। ऑडियंस एंगेजमेंट को लेकर जो मैंने तुम्हें ज्ञान दिया वो यही आके खत्म होता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि हिस्टोरिकल चीजों को वैसा के वैसा दिखाने के चक्कर में सीन्स की माँ बहन हो जाती है, तो उस चैलेंज को आप यहाँ पे ठीक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर स्टोरी वही रहेगी लेकिन उसे दिखाने का तरीका बदल जाएगा। और ये छावा मूवी का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, क्योंकि लक्ष्मण उत्तेकर का अप्रोच छावा में एक कैरेक्टर ड्राइवन नैरेटिव पर फोकस करता है। ये फिल्म न केवल ग्रैंड हिस्टोरिकल इवेंट्स दिखाती है बल्कि अपने प्रोटैगोनिस्ट मराठा रूलर छत्रपति संभाजी महाराज के इमोशनल और ह्यूमन एस्पेक्ट को भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करती है। जहां उनके बचपन का ट्रॉमा दिखाया जाता है, वहीं पे उनके दिल में मातृ प्रेम की तड़प को भी अच्छी तरह से प्रेजेंट किया जाता है। और इसी बैलेंस की वजह से ही फिल्म सेम टाइम पे एपिक भी लगती है और उसी टाइम पे रिलेटेबल भी फील होती है। अब इसके कॉन्ट्रास्ट में आदिपुरुष जैसी फिल्म्स में ओवरडन वीएफएक्स और कॉन्टेंटियस डायलॉग्स ने नैरेटिव को डैमेज कर दिया, जिसकी वजह से हिस्टोरिकल मटेरियल डिसजॉइंटेड और इनऑथेंटिक महसूस होता है। खैर, वहीं पे स्टोरी को जबरदस्ती खींच के सीक्वल बनाने की जगह एक पार्ट में सब कुछ दिखाने का डिसीजन मेरे हिसाब से मास्टर स्ट्रोक था, क्योंकि अगर इसके मल्टीपल पार्ट बनाए जाते तो हमें वो क्लाइमैक्स नहीं मिल पाता जो कि इस फिल्म में मिला है। और मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि शंभू राजे की हिस्ट्री उनके बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है। अगर ध्यान से देखोगे तो उनका पूरा जीवन ही किसी युद्ध की तरह है जिसपे आराम से ट्रिलॉजी बनाई जा सकती है। लेकिन अच्छी
बात ये थी कि इनका विजन बिल्कुल क्लियर था। इन्हें शंभू राजा और औरंगजेब के बीच की लड़ाई ही दिखानी थी और उसे एंगेजिंग बनाने के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड ना होके उसमें अपने हीरो और विलन के इमोशंस और उनके अपने अपने फैमिली के साथ जो रिलेशंस है उनके मल्टीपल लेयर्स को ऐड किया गया। तो भाई लोग, ये एक ऐसी चीज है जो फिल्म को ऊंचाई पे भी ले जा सकती है और कंट्रोवर्सी में फंसा के नीचे भी पटक सकती है, बिल्कुल वीएफएक्स की तरह। यूं समझ लो कि तुम एक इन्फ्लुएंसर हो तो जरा सी गलती हुई नहीं कि स्टारडम के बाहर लोग एक ही झटके में ये भूल जाते हैं कि तुमने पहले क्या किया था या फिर क्या बनाया था। नथिंग इज मैटर। और इसलिए तानाजी, पद्मावत और 14 अकबर जैसी फिल्मों के वक्त बहुत बवाल हुआ था। लेकिन अगर आपने हिस्ट्री को सही से और ग्रैंड लेवल पे प्रेजेंट किया तो ऑडियंस आपको सर पे भी उठा सकती है। छावा के साथ भी यही हुआ। छावा का नैरेटिव स्पेशली महाराष्ट्र जैसे रीजन्स में गहरा कल्चरल कनेक्ट बनाता है, जहां मराठा एम्पायर की लेगेसी पर लोग गर्व करते हैं। हम लोग हमेशा से ही करते आए हैं और इसी रीजनल रेजोनेंस, स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ और इंडोर्समेंट ने ही फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर को बूस्ट दिया। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब फिल्म ने इंडिया में ऑलरेडी 350 करोड़ को क्रॉस कर लिया है और ट्रस्ट में आगे भी बहुत रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मूवी के सक्सेस के पीछे रीजन। अगर मुझसे कोई चीज छूट गई हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला है और अगर मुझसे कोई गलती भी हो गई हो तो वो भी तुम कमेंट में सही कर सकते हो। और वहीं पे अगर तुमने अब तक छावा मूवी पे बनी मेरी हिडन डिटेल वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लो, बहुत व्यूज आए हैं। मेरा मतलब है कि व्यूज से ही वो वीडियो कितनी खास होगी ये तोला जाता है, इसीलिए कह रहा हूँ। वो वीडियो तुम्हें लेफ्ट साइड में दे दूंगा, लेकिन आज जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। और मैं जानता हूँ कि शेयर तो तुमने कर ही दिया होगा, तो अब लाइक करने के लिए किसका वेट कर रहे हो, वो भी कर दो यार। तो फिर मैं चलता हूँ। मार्को मूवी मेरा कब से वेट कर रही है। छावा में फंस गया था, अब फाइनली मार्को पे वीडियो बनानी पड़ेगी। बाय बाय।